डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र जो 2020 में पूछे गए थे, जिसका कोड है 824 NN, इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को बारी बारी से इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला का क है कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, पहला विकल्प सही होगा। दूसरा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना होता है, तो यहाँ फोकस 20 दिया है तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगा, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। 40 सेंटीमीटर, ये तीसरा विकल्प सही होगा। ग है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद से घ, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी चौथा हमारा सही है। तो यहाँ पहला का क लिख दिया है कि स्वस्थ आँख को निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ख है, दर्पण का फोकस दूरी f 20 सेमी, तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या 2 × f यानी 2 × 20 यानी 40 सेंटीमीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा का क, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर से आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी वायुमंडल से घिरा हुआ है और वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होता है जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। जहाँ वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हो, पृथ्वी पर प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म धूल कणों के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और ना ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का ख, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतीय कोण 30 अंश है तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ क्रांति कोण 30 सेंटीमीटर 30 अंश दिया है। अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, तो अपवर्तनांक बराबर 1/sin c होता है। तो 1 और sin c का मान 30 अंश है, तो sin 30 अंश है। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 मान रख दिया गया। अब ये 2 बटा के बटा में है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी n का मान अपवर्तनांक हमारा क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है दूसरा का ग, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। देखिए यहाँ दिया है लेंस की फोकस दूरी f 4 मीटर, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। देखिए हमेशा जब f मीटर में रहेगा तभी क्षमता निकाला जाता है, तो 1/f ये मीटर में दिया ही है, तो 1/f यानी 1/4 ये डायोप्टर हो जाता है। इसको हल करोगे तो 0.25 डायोप्टर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.25 डायोप्टर, यानी अवतल लेंस का फोकस दूरी होगा 0.25 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है तीसरा का क, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। जब वस्तु की स्थिति पहला दिया है दर्पण के वक्र केंद्र पर हो, दर्पण से ध्रुव और फोकस के मध्य हो, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो दूसरा ध्रुव और फोकस के मध्य हो तो हमको किरण आलेख प्रदर्शित करना है। देखिए तीसरा के क का उत्तर है पहला वस्तु वक्रता केंद्र पर हो,
तो जब वह वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार में बनता है। जितना वस्तु होगा उतना ही प्रतिबिंब भी बनेगा। ये हमारा आरेख किरण है। इसको देखिए, ये वस्तु AB है, तो यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र पर ही ये उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और AB के बराबर भी बना है। ठीक है। दूसरा है वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। यहाँ पर ये प्रतिबिंब दिए गए हैं। देखिए, ये वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। आज इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। ठीक है, सीधा बना है, वास्तविक आभासी बना है, और वस्तु से बड़ा बना है। अगला प्रश्न है तीसरा के क का अथवा लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखी है। उसके प्रतिबिंब का निर्माण को किरण आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तीसरा के क के अथवा का उत्तर है, पहला दिया है प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस हमको बताना है। तो यह उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसे उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस के हम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसे उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका किरण आलेख बना है। देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है और अपवर्तन के बाद से क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। तो ये हमारा प्रथम फोकस हो जाएगा, और ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही है अपवर्तन के बाद से इस बिंदु पर आके मिल जा रही है। तो यह बिंदु क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। उसके बाद से दिया था वस्तु लेंस की फोकस दूरी के दो गुने दूरी पर 2f पर हो, तो उसका किरण आलेख बनाना है। तो देखिए, प्रतिबिंब लेंस की दाईं ओर 2f दूरी पर बनता है। यह उल्टा, वास्तविक तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। यहाँ पर किरण आलेख है, यहाँ f है, यहाँ 2f की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो 2f पर रखा गया तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा 2f पर ही बाईं ओर बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा का ख, घरों के वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तीसरा के ख का उत्तर है, विद्युत के परिपथ में फ्यूज का प्रयोग उनकी सुरक्षा के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इसे इस युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इस युक्ति को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जो अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है। यह निर्दिष्ट मान से अधिक माप की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे नुकसान होने से बच जाता है। यहाँ पर ये दे दिया गया है, ये फ्यूज है, इसका फिगर बनाना है। तो ये फ्यूज दिया गया है। देखिए, ये फ्यूज है, यहाँ फ्यूज तार पूर्ण है और इस कारण परिपथ में धारा प्रवाहित कर दे। यहाँ पर फ्यूज क्या हो गया? टूट गया है, जिससे धारा बहना क्या हो गया? बंद हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार परिपथ का आप क्या कर सकते हैं? फ्यूज का चित्र बना सकते हैं। अगला है तीसरा के ख का अथवा 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर में को 2500 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है। तो ज्ञात करना हीटर में प्रवाहित धारा और हीटर के तार का प्रतिरोध। ये हमको दो चीज़ ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है सामर्थ्य P 1500 वाट, विभवांतर दिया गया है 2500 वोल्ट।
ठीक है। धारा ज्ञात करना है तो P बराबर V इंटू आई होता है, यानी विभवांतर गुणे धारा। तो यहाँ पर 1500 बराबर 250 गुणे आई को यहाँ पक्षांतर करो तो 1500 बट्टा 250 हल करोगे तो आई धारा का मान हो जाएगा 6 एम्पियर। तो पहला उत्तर हमारा धारा हो गया, उस परिपथ में 6 एम्पियर धारा बह रही है। दूसरा है प्रतिरोध R ज्ञात करना है तो R बराबर V अपन आई होता है, V का मान 250 बटा I का मान 6। तो इसको हल करोगे तो 41.66 ओम आ जाएगा। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा 41.66। अगला है एक प्रतिवर्ती धारा जनित के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा जनित के सिद्धांत, संरचना और क्रिया विधि का जो उत्तर है, हमने एक वीडियो डाउनलोड कर दिया है जो पहले जो किए थे, जो सेट 1 824 ENG में वही प्रश्न है, उसमें से आप लोग उत्तर दे सकते हैं। सेट 1 ये चौथा के अथवा का क्वेश्चन है, तो उसमें से आप लोग वहाँ जाके उस वीडियो से इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। अगला है प्रश्न निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट के एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, ए और बी के मध्य विभवांतर। ये हमारा फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया, इसकी सहायता से इन चीज़ों को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ चौथा दे दिया है विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट। यहाँ पर इसको R1 R2 R3 R4 R5 मान लिया गया, यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये R1 और R2 ये श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इसको हम RS1 कर दिए तुल्य प्रतिरोध, तो इसको R1 धन R2 करते हैं तो 4 2 6 यानी 6 ओम हो गया। तथा R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में, R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो इसका RS2 कर दिए तो R3 धन R4 कर दिए तो 2 धन 1 यानी 3 ओम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर RS1 और RS2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसका होता है 1/RP इक्वल टू 1/RS1 धन 1/RS2। इसको हल करने पर इसका मान आ गया 1/RP बराबर 1/2 ओम, यानी RP बराबर 2 ओम। यही हमको पूछा जा रहा था। अतः A और B के मध्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम, पहला हो गया। दूसरा पूछा जा रहा है परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, तो R बराबर यहाँ पर जो पांचवा जो है ये तुल्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में है, तो RP धन R5, तो यहाँ 2 धन 3 यानी 5 ओम हो जाएगा। तो धारा हमारा क्या होता है V/R है। तो R हम यहाँ से निकाल लिए, V दिया गया तो 10/5 एम्पियर, यानी हल करोगे तो 2 एम्पियर। दूसरा हो जाएगा उस परिपथ में 2 एम्पियर धारा बह रही है। तीसरा है A और B के मध्य विभवांतर, तो V बराबर I गुणे R होता है। तो R मतलब A और B के बीच जो प्रतिरोध था RP था, तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी के 4 वोल्ट, तो इस उत्तर हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है पांचवा का क, शुद्ध जल का pH मान, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण जल पर अपक्रिया करती है, तो सोडियम। प्रोपेनॉल के क्रियात्मक समूह होता है, पहला होगा CHO। तो यहाँ देखिए 5 के क का तीसरा सही है शुद्ध जल का pH मान 7, 5 के ख का चौथा सही है सोडियम साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करता है। 5 ग का पहला सही है, यहाँ पहला सही है प्रोपेनॉल के क्रियात्मक समूह CHO है। अगला क्वेश्चन है छठवा के क, फार्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और रासायनिक सूत्र लिखें। और छठवा का क है क्या होता है जब, ये केवल समीकरण लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। देखिए छठवा के क का उत्तर है फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO और इसका UPAC नाम होता है मेथेनॉल, और एसिटिक अम्ल का CH3
OOH होता है और एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नाम होता है। छठवां का ख था कि प्लास्टिक ऑपेरिस को गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो देखिए CaSO4 1/2H2 ये प्लास्टिक ऑपेरिस है, 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और जल बन जाता है। और दूसरा दिया था खाने के सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है छठवां का ग, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त लिखिए। छठवां के ग का उत्तर, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व क्लोरीन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। ठीक है ना। तो लास्ट में क्या है 7 है ना। तो आवर्त सारणी के 7वें ए समूह वर्ग तथा तीसरे आवर्त में उपस्थित है। ठीक है। अगला है 7वां का क, खनिज और तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। और ख है मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ये दोनों का उत्तर हमको देना है। 7वां के क का उत्तर, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ जो भूपटल से निकाले जाते हैं यानी जमीन से निकाले जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला इत्यादि। अयस्क क्या है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में सरलता से निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाता है। उदाहरण में एल्युमिनियम का अयस्क एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन था 7वां का क, मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के वर्गीकरण के मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव को दिया जाता है। इन्होंने तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। इनके अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह तथा क्षैतिज यानी इस तरह के वर्टिकल को स्तंभ और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को स्तंभ, क्षैतिज को पंक्ति आवर्त कहते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम, ये मेंडलीव का नियम था। फिर आधुनिक आवर्त नियम सन 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को व्यक्त करता है। 8वां को क्वेश्चन निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, सजातीय श्रेणी, साबुन और अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया, इन तीनों पर हमको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। चलिए 8वां के उत्तर में क का उत्तर आपको सेट नंबर 2 में 824 NK में प्रश्न 6 ख का है, ये मिल जाएगा। ख का उत्तर है सेट 4 में 2020 के 824 NW में प्रश्न 8वां का चौथा अथवा वाला मिल जाएगा। और जो सेट नंबर 2 है हमारा जो उसके 2020 में 824 NK प्रश्न नंबर 8 ग का, उसमें उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला है 8वां क अथवा। क दिया है एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रिया लिखिए। एस्टरीकरण, NaOH की अभिक्रिया, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया, Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। इनके साथ हमको क्या एथेनाइक अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया हमको लिखनी है। देखिए यहाँ पर पहला के क में एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है, प्लस जल बन जाता है। ये अम्ल के साथ H2SO4 के साथ कराते हैं। और क का 8वां के क का दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट दोनों का एक
दोनों नाम कहा जाता है इसका, और जल हो जाता है। तीसरा है 8वां के क का तीसरा, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 8वां के क का चौथा, देखिए एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा ये बनता है लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है 8वां का ख, निम्नलिखित अभिक्रिया को लिखिए। मीथेन की दहन अभिक्रिया, एथीन के योगात्मक अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन। इन तीनों का अभिक्रिया हमको लिखना है। 8वां के अथवा का ख है, ख का पहला है मीथेन को वायु में जलाते हैं तो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। देखिए यहाँ पर CH4 प्लस O2 वायु की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अगला जो है एथिलीन को योगात्मक अभिक्रिया, देखिए एथिलीन है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ ख का तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल का अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां का क, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है तो जल का वहन करने में। पहला हमारा विकल्प सही होगा। अगला है 9वां का ख, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। तो धूप वाले दिन भी करते हैं, बादलों वाले दिन भी करते हैं, गर्म दिन या पवन वाले दिन में करते हैं। ये हमको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन, तो बादलों वाला दिन नहीं करते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से सभी, यानी चौथा हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका, ये हमारा तीसरा सही होगा। तो यहाँ पर 9वां के क का उत्तर जल का वहन, 9वां के ख का उत्तर बादलों वाले दिन में, 9वां के ग का उत्तर इनमें से कोई नहीं, या 9वां के घ का उत्तर तीसरा शुक्र वाहिका। अगला क्वेश्चन है 10वां का ख, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, इनके अंतिम उत्पादन क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए 10वां के क का उत्तर, स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये देखिए CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश परहरित के कारण हमको क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। तो स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके आणविक जो लास्ट जो उत्पादक होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर आणविक ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस तरह। अगला है 10वां के ख, मानव के विषण के कार्यों का उल्लेख। और उसके बाद से 10वां का ग है, जैविक विकास में उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 10वां के ख का उत्तर है, मानव में विषण के कार्य निम्न है। शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। उसके बाद से ग का है उत्तर, जैविक प्रक्रम क्या है, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये प्रक्रम हैं पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन।
अगला प्रश्न है 11 के क, छुई मुई पादक में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में अंतर। छुई मुई पादक में गति, इसमें क्या होता है, इसमें गति का आधार गति है। यहाँ गति पंक्तियों के झुकने और खिलने पर आधारित होता है। यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। और हमारे टांग में होने वाली गति, इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर आधारित है। और तीसरा, यहाँ पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है। यहाँ जो है इसमें गति का आधार स्पर्श है, स्पर्श गति है। ठीक है। तो यहाँ पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन पैरों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है 11 के अथवा क का अथवा, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण, मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। लिंग निर्धारण इन 22 जोड़ों गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये नर और मादा में एक समान होते हैं। इन्हें अलिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। अंतिम 23वां गुणसूत्र नर में XY प्रकार का, जबकि मादा में XX प्रकार का होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। इससे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो XXY प्रकार का गुणसूत्र बनता है, जो मादा गुणसूत्र है, अतः लड़की का जन्म होता है। लेकिन यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो XY प्रकार का गुणसूत्र बनता है, जो नर गुणसूत्र है, अतः लड़के का जन्म होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि X मिला तो लड़की और Y और X मिला तो लड़का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 के ख का अथवा, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति की सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यहाँ 11 का क है, क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर उत्पादक को सभी जीवें समाप्त हो जाए। उसके बाद से अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, आहार श्रृंखला की प्रत्येक पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रथम पोषक तत्व उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं तो अगले स्तर के जीवों को भोजन प्राप्त नहीं होगा और वे भूखे मरेंगे तथा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवहन खत्म हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है ओजोन परत वाला है। पृथ्वी के वायुमंडल में सप्ताह मंडल के निकट ओजोन गैस की परत है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश के उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जाने से सूर्य की पराबैंगनिक किरणें पृथ्वी तक पहुंचकर यहाँ के जीवों में त्वचा कैंसर तथा वृद्धि एवं विकास को बाधित करती है। अब इस क्षति को रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरो आदि हाइड्रोकार्बन गैसों का उपयोग कम करना होगा। इसका उपयोग प्रशीतक यंत्रों, एयर कंडीशन, फ्रिज आदि में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित देशों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से कीजिए। देखिए, इसका उत्तर सेट 1 में जो 824 एनजे में है, इसका उत्तर प्रश्न 11 के ख में दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है 12 के ख का अथवा, पादप में जल तथा खनिज लवण के वहन की क्रियाविधि का
वर्णन कीजिए। पादप में जल तथा खनिज लवण के वहन। पादप में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है, इसलिए पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं और पौधों के तने, पत्तियों, फूलों आदि अन्य हिस्सों में इसे पहुंचाते हैं। जाइलम ऊतक दो प्रकार के तत्व अर्थात जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं से होकर ही जल और खनिजों को पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक पहुंचती है। यहाँ दिया गया जाइलम वाहिकाएं। जाइलम वाहिकाएं एक लंबी नली होती है जो अंतिम सिरों पर जुड़ी हुई मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये एक निर्जीव नली होती है जो पौधों की जड़ों से होती हुई प्रत्येक तने और पत्तियों तक जाती है। कोशिकाओं के अंतिम सिरे टूटे हुए होते हैं ताकि एक खुले हुए नली बन सके। वाहिनिकाएं। बिना पुष्प और पौधों की वाहिनिकाएं एक मात्र ऐसे ऊतक होते हैं जो जल का परिसंचरण करते हैं। वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। इसकी भित्ति लिग्निन युक्त होती है और इसमें खुले हुए सिरे नहीं पाए जाते हैं। ये लंबी, पतली और तंतु के आकार वाली कोशिकाएं होती हैं। इनमें गड्ढे पाए जाते हैं जिनके जरिए ही एक वाहिनिकाएं से दूसरे वाहिनिकाएं में पानी का परिसंचरण होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इस सेट के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल किया हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले। धन्यवाद।